अपनी कमजोरियों का ज़िक्र कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनको आप विश्वास करके अपनी कमजोरियाँ बताते हैं, वही लोग जो है बाद में फिर आपका मज़ाक उड़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 17 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे का आइकन दबा के वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व ओजोन दिवस जो है सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाने वाला दिवस है और ये दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। याद रखिएगा, विश्व ओजोन दिवस को हम 16 सितंबर को हर साल मनाते हैं। और 2021 के लिए विश्व ओजोन दिवस का थीम यानी कि विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस और फूड एंड वैक्सीन कूल। तो थीम को याद रखिएगा। और देखिए, ओजोन की बात करेंगे आज थोड़ा सा हम डिटेल में कि ओजोन जो है ये वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आज आपको मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी में ले चलता हूँ करेंट अफेयर के साथ साथ, जिसमें आप बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, ओजोन जो है इसका केमिकल फार्मूला है O3। और O3 क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसका केमिकल फार्मूला क्या है O3। तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है और ये गैस है जो कि वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, इसकी मात्रा है 0.02%। ठीक है, तो ओजोन जो है वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.02%। अभी देखिए, मैं आपको अभी वीडियो में आगे ही बताऊंगा कि कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित हैं, जो एग्जाम में पूछी भी गई हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल ओजोन की। ये जो है वायुमंडल में कितने प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है, 0.02%। ठीक है, और जो आपको बता दूं, समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है ओजोन की, और ये तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। और ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है, इसको याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको अभी एक ऐसी इमेज दिखाने जा रहा हूँ जो कि NCERT की किताब से मैंने अभी जस्ट कॉपी किया है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है वायुमंडल के विभिन्न लेयर। ठीक है, जैसे कि सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर समताप सीमा, फिर मध्यमंडल, मध्य सीमा, वायुमंडल। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया है कि ओजोन जो है ये निम्नलिखित में से किस वायुमंडल की परत में पाया जाता है। तो अभी आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन पाया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूं कि वायुमंडल की संरचना जो है ये किन किन परतों से मिलकर बनी है। देखिए, मुख्यतः 5 परत होते हैं वायुमंडल में। सबसे नीचे आपका होता है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। उसके बाद फिर आपका होता है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। उसके बाद फिर मीजोस्फियर जिसको हम मध्यमंडल कहते हैं हिंदी में। और फिर उसके बाद होता है थर्मोस्फियर जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। और थर्मोस्फियर को आयनोस्फियर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फियर। तो आइए थोड़ा सा एक बार इन सभी परतों की बखेर उगाड़ देते हैं, मतलब इनमें क्या क्या विशेष बातें हैं इसको हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर ट्रोपोस्फियर की, तो ट्रोपोस्फियर को हम क्षोभ मंडल कहते हैं हिंदी में। और क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से इमेज में ले जाऊं। देखिए, यहाँ पे अगर ये पृथ्वी देख रहे हैं आप, तो ठीक है, पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल है, ये सबसे निचला परत है। और इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी से लगभग 13 किलोमीटर है और ये ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर है। और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है क्षोभमंडल का लेयर पाया जाता है। और ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। ये सारा कंटेंट मैं आपको NCERT की बुक से दे रहा हूँ। ठीक है, तो NCERT का जो डाटा होता है वही मान्य होता है और उसी को आप हमेशा रख के जाइएगा। याद रखिएगा, जो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर है तो इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 8 किलोमीटर। विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि 8 से 18 किलोमीटर की रेंज तक जो है क्षोभ मंडल पाया जाता है, एक एवरेज। ठीक है, और क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है ये विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है।
कितनी होती है? 18 किलोमीटर तक, ठीक है। और इस संस्तर में धूल के कण जलवाष्प मौजूद होते हैं। और देखिए मौसम संबंधी परिवर्तन जो है ये इसी परत में होते हैं और जैविक क्रियाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर होता है। और देखिए जो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर है, इसकी एक खास बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको पृथ्वी दिख रही है और आपने देखा होगा पृथ्वी और बहुत सारे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं, पर्वत वगैरह, और पहाड़ों पर ही बर्फ जमी मिलती है आपको। क्यों मिलती है? देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये वाला लेयर आपका है, तो 165 मीटर की दूरी पर, ठीक है, कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे बढ़ेंगे पृथ्वी से, ये पृथ्वी का लेयर है, तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। तो ऐसे करते करते जब बहुत ऊंचाई चले जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए पहाड़ों पर थोड़ी सी बर्फ़ वगैरह जो है आपकी मिल जाती है, थोड़ी सी क्या मतलब बहुत अधिक मात्रा में। और सारी नदियाँ इन्हीं पहाड़ियों से निकलती हैं। बर्फ़ जब पिघलता है तो वही पानी जो है नदियों के माध्यम से बहकर आता है। इसका आप विभिन्न माध्यम से यूज़ करते हैं। और देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, इसके बाद जो अगला लेयर होता है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक लेयर होता है जिसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। देखिए ये आपका हो गया समताप मंडल और नीचे आपका हो गया क्षोभ मंडल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक सीमा है जिसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इमेज में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, दोबारा इस टॉपिक को पढ़ना ना पड़े। तो आइए थोड़ा सा हम अगले लेयर के बारे में जानते हैं, समताप मंडल के बारे में। देखिए जो समताप मंडल होता है इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं और क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। तो समताप मंडल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, और इसी में ओजोन की लेयर पाई जाती है। और हमारा टारगेट यही था, हमें जानना था कि O3 यानी कि ओजोन जो है ये किस परत में पाई जाती है। तो ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। देखिए ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन जो है ये यूवी रेस को यानी कि अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसके बाद फिर अगला लेयर आ गया मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर। देखिए मध्य मंडल जो है ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है और 80 किलोमीटर तक ये फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर तक पहुंचने पर तापमान जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप और ऊंचाई पर पहुंचेंगे टेम्परेचर और आपको कम मिलने लगता है, ठीक है। और अगला लेयर होता है वायुमंडल का, वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर या फिर जिसको हम आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। तो देखिए आयोनोस्फीयर यानी कि जो आपका आयन मंडल या फिर थर्मोस्फीयर है, ठीक है। तो आयन मंडल मध्य मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। देखिए ये वाली इमेज जो है यहाँ पे जो आपको दिख रही है, तो इसमें देखिए ये आपका है वायुमंडल, ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। बाकी मैंने आपको अभी बताया कि जो मध्य मंडल है इसकी सीमा कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर। और बाकी सारे लेयर्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस इमेज को दिमाग में बनाए रखिएगा कि कौन सी जो वायुमंडल की परत है कितने कितने किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। तो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आपका जो वायुमंडल है ये पाया जाता है। और वायुमंडल को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। तो आयोनोस्फीयर यानी कि जो आयन मंडल है ये मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है और आयन मंडल में ही विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इस परत को आयन मंडल कहा जाता है। और पृथ्वी पर भेजी गई जो रेडियो तरंगे होती हैं इसी संस्तर के द्वारा वो वापस पृथ्वी पर लौटती हैं, ठीक है। और इस संस्तर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। देखिए यहाँ पे जो मैंने ये तीसरी लाइन बताई, ठीक है, रेडियो तरंगे। देखिए आपका जो मान लीजिए मोबाइल है कैसे काम करता है? यहाँ पे आप खड़ा होकर अपने मोबाइल से जो है क्या करते हैं? कॉल लगाते हैं। तो यहाँ से तरंगे फिर जाती है कहाँ पे? जो मोबाइल टावर्स लगे होते हैं वहाँ पे। तो मोबाइल टावर्स क्या करता है फिर? उसके बाद ये सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है और फिर इस टावर से सैटेलाइट में सिग्नल जाते हैं और फिर ये क्या करेगा? आप मान लीजिए यहाँ पे रमेश को फ़ोन लगा रहे हैं, ठीक है। तो रमेश के पास फिर ये क्या करेगा? ये सैटेलाइट जो है वहाँ उसके नज़दीकी टावर में सिग्नल भेजेगा। फिर इस सिग्नल से जो है फिर रमेश के मोबाइल में क्या होता है? सिग्नल जाते हैं, रेडियो तरंगे जाती हैं। तो ऐसे जो है यहाँ से मतलब कॉल करने पे ये प्रक्रिया होती हैं। और जो ये सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये इसी आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं लगभग। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है।
और इस संवत्सर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है, यानी कि अब जो है पहले तापमान घट रहा था लेकिन अब जो है तापमान बढ़ेगा जैसे जैसे आप जो है ऊपर उठेंगे। तो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में क्या पाता है, वायुमंडल यानी कि आयनोस्फीयर। और अगली परत हमारी है बहिर्मंडल की। देखिए जो आपका बहिर्मंडल है इसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी संस्तर होती है जो कि वायुमंडल के ऊपर 400 किलोमीटर के बाद स्थित होती है। थोड़ा सा हम फिर से डायग्राम में जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 80 से 400 किलोमीटर के रेंज में वायुमंडल, और फिर 400 किलोमीटर के बाद पृथ्वी से ऊपर जो है आपका बहिर्मंडल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखिएगा। देखिए वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी संस्तर है, ठीक है, तो ये 400 किलोमीटर के बाद स्थित होता है, इसको बहिर्मंडल कहते हैं। ये सबसे ऊंचा संस्तर है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है क्योंकि वैज्ञानिकों को वहाँ पे कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसके बाहर क्या क्या है, ठीक है। और इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। देखिए वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, ये आपको NCERT से मैं कॉपी करके दे रहा हूँ। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो एग्जैक्ट मात्रा है आपकी 78.8%, ऑक्सीजन कितना है 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में है 0.036%, आर्गन की मात्रा है 0.93%, नियान की मात्रा है 0.002%, हीलियम की मात्रा है 0.0005% और हाइड्रोजन कितना पाता है 0.00005%। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा चुका है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उपस्थित है और नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ये तीनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जितने ये 7 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं मैंने आपको इन सभी की मात्रा बता दी है। तो नोट करना आपका काम है, इसको याद रखेंगे तो आप एग्जाम में 1 नंबर पा जाएंगे, ठीक है, अगर एक भी प्रश्न इसमें से आ गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। देखिए कल ये प्रश्न कंप्लीट नहीं हो पाया था, थोड़ा सा नेटवर्क हमारे यहाँ गड़बड़ हो गया था। देखिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया गया है भानुमति घेवला को। देखिए जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 है तो ये गुजरात के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की जो नर्स हैं भानुमति घेवला को दिया गया है। देखिए 2019 में जो है जब इस अस्पताल में सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल में जो है एक बार बाढ़ आ गया था, तो बाढ़ की वजह से वहाँ पे सभी वार्ड में पानी भर गया था, लेकिन उस समय भानुमति घेवला ने जो है बहादुरी का एक परिचय दिया और वहाँ पर जो है स्त्री रोग विभाग और बाल रोग वार्ड में अपनी ड्यूटी निभाई थी इन्होंने। तो इसी बहादुरी को देखते हुए इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 दिया गया है भानुमति घेवला को। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और ये पुरस्कार लगभग सभी परीक्षाओं में हर साल पूछा भी जाता है। तो अब पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है भानुमति घेवला को। और देखिए जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ये भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा हर साल दिया जाता है। और भारतीय नर्सिंग परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं T दिलीप कुमार। और ये जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कार्य करता है। देखिए जो लोग BSc नर्सिंग किए हैं, नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने बताई हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में मनु महावर को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। देखिए जो आपके मनु महावर हैं ये इस समय ओमान में भारत के राजदूत हैं, लेकिन अब अपना ये पद त्याग देंगे और मनु महावर बन जाएंगे मालदीव देश में भारत के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। देखिए जो आपके भारत के जो नए उच्चायुक्त बने हैं मालदीव में, जिनका नाम क्या है मनु महावर, ये अपने इस पद पर संजय सुधीर का स्थान लेंगे। किसका? संजय सुधीर का। और मालदीव देश की बात करें तो ये आपका एक एशिया महाद्वीप में स्थित छोटा सा देश है। ये आपका साउथ एशिया में स्थित है। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा दूंगा अभी। पहले इसकी जान लीजिए कैपिटल क्या है। देखिए मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा है कि मालदीवियन रुपया। जनसंख्या यहाँ की 5.31 लाख और प्रेसिडेंट है मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोली। और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। देखिए ये एशिया का एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है, ठीक है, इस मैप में। और ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है।
और जस्ट इसके दक्षिण में देखिए यहाँ पे नीचे श्रीलंका है, और थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये छोटा सा एक द्वीपीय देश है, कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जिसका नाम है मालदीव। और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये वाला आपको जो है मैप दिखेगा, इसमें एक एक द्वीप का नाम आपको दिखेगा। तो इसको याद रखिएगा। मालदीव की जो राजधानी है देखिए जस्ट यहाँ पे बीच में माले स्थित है। काफ़ी सुंदर देश है ये। यहाँ की जो बीचेज हैं काफ़ी फेमस हैं। 14 प्रश्न की हाल ही में किसने शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है? देखिए शून्य नाम के इस अभियान को नीति आयोग ने हाल ही में स्टार्ट किया है। यहाँ पे एक बाइक दिख रही है, पीछे डिलीवरी वाला देखिए यहाँ पे डब्बा लगा हुआ है, तो ये शायद इसी से संबंधित है, ऐसा आप गेस कर सकते हैं इमेज देख कर ही। तो आइए इसको जान लेते हैं हम क्या चीज़ है ये। देखिए हाल ही में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ काम करके शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है। और ये अभियान क्या करेगा? शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभ के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करेगा। कहने का मतलब है कि शून्य अभियान के तहत जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। किस काम के लिए? जितने भी डिलीवरी वाले काम है, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले बॉयज़ हो गए या फिर जो भी लोग डिलीवरी वाला काम करते हैं, तो उनको अब सलाह दी जाएगी कि भैया तुम इलेक्ट्रिक वाहन जो है यूज़ करो इस शून्य नाम के अभियान के तहत। और इस शून्य नाम के अभियान को शुरू किसने किया है? नीति आयोग ने। इसको याद रखेगा। और देखिए नीति आयोग जो है इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। नीति आयोग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी वर्तमान में। देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा। तो PM मोदी इस समय PM हैं और अध्यक्ष भी हैं नीति आयोग के। और नीति आयोग का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वर्तमान में, इनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने प्रोजेक्ट उड़ान नाम की परियोजना लॉन्च की है? तो देखिए प्रोजेक्ट उड़ान नाम की परियोजना को IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखिए जो प्रोजेक्ट उड़ान है ये इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों और शिक्षण सामग्री और उच्च शिक्षा के सभी मुख्य विषयों का वांछित भाषा में अनुवाद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करता है, जो कि इस पर डोमेन और भाषाई विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा मैनुअल रूप से काम करने वाले समय के छठे हिस्से के रूप में जो है लिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान नाम का जो है अभी हाल ही में एक परियोजना लॉन्च किया है। ठीक है, किस लिए? जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, देखिए इंजीनियरिंग की किताबें बहुत भाषाओं में आपको मिलेंगी, तो जो सबसे परफेक्ट किताबें मिलती हैं लगभग अंग्रेजी में सब छपी होती हैं। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे या फिर तमिल वाले या फिर जो भी लोग हों जिनको अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई होती है, तो ये क्या करेंगे? इस प्रोजेक्ट उड़ान नाम की परियोजना का लाभ उठाएंगे, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान के तहत। तो ये इसका यूज़ करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, पढ़ेंगे, आराम से नॉलेज लेंगे। ठीक है। छठवां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के नालंदा नामक स्थान पर नालंदा महाविहार परिषद में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो देखिए आपको बता दूं भारत में जो है जो आपका नालंदा नाम का प्लेस है ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय सबने पढ़ा होगा और ये बहुत ही चिर परिचित नाम है, लेकिन एक आध दो लोग अगर नहीं जानते हैं तो वो जान लें कि नालंदा में एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसको जो है बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी जो है एक आक्रांता था, तो उसने जो है उस पुस्तकालय को जला दिया था और ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन अभी मोदी सरकार ने और नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जो है नालंदा को फिर से खड़ा कर दिया है। वहाँ का कैंपस वगैरह बन गया है, एडमिशन वगैरह भी चल रहे हैं। ठीक है, नए वाले कैंपस में। तो देखिए नालंदा नामक स्थान जो है जो बिहार में है वहाँ पर स्थित है नालंदा महाविहार परिषद। ठीक है, तो वहीं पर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। कब होगा? ये 19 और 20 नवंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा और पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। अब ये हर साल आयोजित होगा। ठीक है, और इसका जो आयोजन है ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा। और अब ये इस साल जब पहली बार आयोजित होगा तो इसके बाद हर साल आयोजित होगा, यानी कि एक वार्षिक कार्यक्रम बन जाएगा। देखिए वैश्विक बौद्ध सम्मेलन बौद्ध गतिविधियों जैसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक संगोष्ठियों, बुद्ध पूर्णिमा,
वैसाख जैसे त्योहारों के लिए यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनको बढ़ावा देकर भारत को बौद्ध धर्म का केंद्र बनाने पर केंद्रित है। देखिए आपने देखा होगा, मैं तो नेपाल गया था एक बार, तो मैंने देखा बहुत सारे बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, चीवर चीवर क्या होता है, गेरुआ वस्त्र टाइप का होता है, तो उसको लपेट के पैदल बिल्कुल यात्रा कर रहे थे। वो लोग शायद कुशीनगर या फिर बोधगया वगैरह जा रहे थे, तो पैदल वो चल रहे थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु होते हैं जो बहुत सारे सम्मेलन में पैदल ही निकल लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार के जो यात्रा करने वाले जो लोग होंगे उनको बढ़ावा देकर भारत को जो है बौद्ध धर्म का केंद्र बनाने का एक टारगेट है इस वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से। और देखिए ये कार्यक्रम जो है इसके एक भाग के रूप में बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा, जो कि 21 नवंबर को नई दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार होगा इसकी पुरस्कार राशि $20,000 यानी कि लगभग करीब 14.7 लाख रुपए होगी। और ये कैश प्राइज दिया जाएगा, साथ में एक पट्टिका दी जाएगी और स्वर्ण मढ़वाया हुआ पदक भी दिया जाएगा इस पुरस्कार के स्वरूप में। तो जब आपका 19 और 20 नवंबर को ये वैश्विक बौद्ध सम्मेलन पहली बार नालंदा महाविहार परिषद में आयोजित हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में और सारी अपडेट दे दूंगा। 7वां प्रश्न है कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अभी हाल ही में भारत की आर्थिक विकास दर 2021 में कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो देखिए व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है, इसने कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर 2021 में कितना रहेगी, 7.2%। और इस दर पर देखिए चीन के बाद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। चीन की अर्थव्यवस्था कितने स्पीड से बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 8.3% की दर से, ठीक है, 2021 में। ऐसा अनुमान किसने लिया है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने, ठीक है, यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। 8वां प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन यानी कि पीसफुल मिशन 2021 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा। तो देखिए ये प्लेस रहेगा रूस का आरेनबर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। शांतिपूर्ण मिशन 2021 का जो आयोजन है ये रूस के आरेनबर्ग में जो है किया जा रहा है। और आपको बता दूं ये जो है 13 तारीख को शुरू हुआ है और ये 25 सितंबर 2021 तक जो है चलेगा। कहाँ पर, रूस के दक्षिणी पश्चिमी रूस के आरेनबर्ग में। और देखिए जो आपका ये शांतिपूर्ण मिशन यानी कि पीसफुल मिशन है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसका 6वां संस्करण इस साल आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर, रूस के आरेनबर्ग में। तो एक लाइन में दिमाग में फीड कर लीजिए कि 13 से लगाए 25 सितंबर 2021 तक संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन का जो आयोजन है ये रूस के आरेनबर्ग में किया गया। 9वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते को लॉन्च किया गया है। तो देखिए आई रास्ते को नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। और आई रास्ते का मेन टारगेट क्या है इसको लॉन्च करने का, देखिए इस परियोजना को शहरों में दुर्घटनाओं को 50% तक जो है कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नागपुर में एक पायलट आधार पर शुरू किया गया है। और इस आई रास्ते प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने इंटेल, INAI, IIT हैदराबाद, CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नागपुर नगर निगम के द्वारा जो है मिलकर संयुक्त रूप से शुरू किया है। उसका मेन फोकस होगा वाहन का सुरक्षा, गतिशीलता विश्लेषण और सड़क अवसंरचना, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ताकि जो विजन जीरो है, देखिए विजन जीरो मतलब दुर्घटना को जीरो करना यानी कि एक्सीडेंट को जीरो करना, तो इसकी ओर जो है बढ़ा जा सके। अगला प्रश्न कि हाल ही में टाटा स्टील ने किस स्थान पर CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है। तो देखिए टाटा स्टील ने अभी हाल ही में जमशेदपुर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र जो है चालू किया है। और इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीकी अपनाने वाला देश का पहला स्टील कंपनी बन गया है। देखिए जो टाटा में ये संयंत्र लगाया गया है कार्बन कैप्चर करने के लिए, ये संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर सकता है। और ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन सुविधा अमाइन आधारित तकनीकी का उपयोग करता है और कैप्चर किए गए कार्बन को ऑन साइट पुनः उपयोग के लिए जो है उपलब्ध भी करा देता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया जाएगा इस टाटा स्टील प्लांट में, उसको जो है ये फिर से रीयूज करने के लिए जो है उसको स्टोर कर लेगी, ठीक है।
तो टाटा स्टील ने हाल ही में जमशेदपुर में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है। इसको याद रखिएगा। और टाटा स्टील के बारे में जान लीजिए कि इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 में की गई थी। संस्थापक इसके हैं जमशेद जी टाटा। टाटा स्टील का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। 11वां प्रश्न की टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसका नाम शामिल है? तो देखिए, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदार पूनावाला का जो है नाम शामिल है, ठीक है। तो टाइम की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है, याद रखेगा। इसमें पीएम मोदी का नाम और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आदार पूनावाला, इनका नाम शामिल है। ये दुनिया के 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के सूची में जो है इनको जगह मिला है। देखिए, अमेरिका की एक पत्रिका है टाइम पत्रिका, तो इसने हाल ही में 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों यानी कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2021 के जो है अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। और इस सूची में और किन किन व्यक्तियों को जगह मिली है? देखिए, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जो है शामिल हैं और इस सूची में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम भी शामिल है। ड्यूक एंड डचेज ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी और मेघन का नाम भी शामिल है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इनको भी जगह मिली है टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2021 की सूची में। और तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम भी इसमें शामिल है। तो सबसे हाईलाइटेड नाम यही है कि एक आतंकी संगठन के नेता का नाम भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कौन है? ये तालिबान का को फाउंडर है यानी कि सह संस्थापक है और शायद इस समय उप प्रधानमंत्री भी है। कहाँ का? वहाँ का क्या नाम है? अफगानिस्तान का। और देखिए, इस सूची में टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका जो है इनका नाम भी शामिल है। और रूसी विपक्षी कार्यकर्ता एलेक्सी नवोलनी का नाम भी शामिल है। संगीत आइकॉन ब्रिटनी स्पीयर्स का नाम भी शामिल है। एशियाई प्रशांत नीति और योजना परिषद के कार्यकारी निदेशक मंजूषा पी कुलकर्णी का नाम भी शामिल है। एप्पल के सीईओ टिम कुक का नाम भी शामिल है और अभिनेता कैट विंसलेट का नाम भी शामिल है। और पहली अफ्रीकी और विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नगोजी ओंकोजो ईवी आला का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये सभी नाम आप याद रखेंगे। और 12वां प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने इक्विनॉक्स नाम का एक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए, इक्विनॉक्स नाम के इस डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया इसने इन्फोसिस ने। देखिए, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है ये आपका इक्विनॉक्स। और इसकी 4 खास बातें होंगी। इन्फोसिस इक्विनॉक्स माइक्रो सर्विसेज, इन्फोसिस इक्विनॉक्स कॉमर्स और इन्फोसिस इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस और इन्फोसिस इक्विनॉक्स मार्केटिंग, ठीक है। तो इन चारों के माध्यम से जो आपका इन्फोसिस इक्विनॉक्स है तो ये जो है क्या करेगा? व्यवसायों को मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, ई कॉमर्स, स्टोर संचालन, आपूर्ति श्रृंखला और ग्राहक सेवा में अपने डिजिटल कॉमर्स को बदलने में मदद करेगा। इसको याद रखिएगा। और इन्फोसिस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी। इसके सीईओ हैं सलील पारक और इन्फोसिस का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। इन्फोसिस के बारे में बहुत पूछा गया है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? बताइए आंसर। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में एक तरफा हटने के बाद किस देश को जो है निलंबित कर दिया है? बताइए। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? नाम बताइए इनका। चौथा प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? नाम बताइए इनका। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। देख लेने का पहला प्रश्न था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हम 14 सितंबर को मनाते हैं। दूसरा था कि मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है अजीज अखनौच। और तीसरा था कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने।
और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की गई है, तो इसको तेलंगाना में शुरू किया गया हाल ही में। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है, तो बाजरा मिशन को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल फिर इसी टाइमिंग पे और कल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो जय हिंद जय भारत, नमस्कार।